हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केजीएमयू नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि आपको केजीएमयू नर्सिंग भर्ती की जो फॉर्म फिल है वो कब से स्टार्ट होना है और फॉर्म फिल करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट कैसे फॉर्म अप्लाई करें और जो एनएचएम सीएचओ है, जो एनएचएम कर्मी सीएचओ और स्टाफ नर्स हैं, वो इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, कैसे लगाएं और एनओसी किसको बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है, सभी पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक। चलिए फ्रेंड, तो हम केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जो प्रक्रिया है, पहले हम देखेंगे फॉर्म फिल कैसे करना है और फॉर्म फिल कब से स्टार्ट होना है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो हम केजीएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पे यहाँ पे 3 लाइनिंग्स आ रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे। 3 लाइनिंग्स क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पे आप करियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैरियर वाला ऑप्शन आ रहा है, कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और कैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा और यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंस नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं वहाँ पे यहीं पे आते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे केजीएम नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2025 वाला ऑप्शन आ रहा है और इसमें अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे आता तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म फिल स्टार्ट होगा आपको हमारे वीडियो के माध्यम से फॉर्म फिल कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिल जाएगी। और फ्रेंड, चलिए आप इस वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि आपको केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको बताएं कि हम आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद ये तो कंपलसरी होता ही होता है। इसके बाद आपका जो यूपी का रजिस्ट्रेशन, या तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और आपके पास बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, या तो जीएनएम किए हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और 50 बेड का होना चाहिए। जिस हॉस्पिटल से आपने 2 साल का एक्सपीरियंस बनवाया है वो 50 बेड का कम से कम होना चाहिए और वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी किसी भी स्टेट के हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल कुछ भी हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसिल से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और आपके पास जीएनएम हो तो आपके पास 2 साल का 50 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो आप बीएससी नर्सिंग हैं और पोस्ट बीएससी हैं तो आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि सर एनओसी कौन किसको लगाना है। तो फ्रेंड, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, जैसे कि जो लोग संविदा कर्मी हैं या फिर जो आउटसोर्सिंग पे लगे हैं उनको एनओसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं उनको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। और एनओसी की ज़रूरत उन्हीं लोगों को है जैसे कि जो रेगुलर बेसिस यानी कि जो परमानेंट जॉब कर रहे हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर या एम्स में या फिर किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, परमानेंट जॉब पे हैं और उनको एनओसी लगाना है। बाकी किसी को एनओसी की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से आप काम कर रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई दिक्कत नहीं, एनओसी नहीं लगेगा। बस रेगुलर बेसिस पे जो काम कर रहे हैं यानी कि जो भी परमानेंट जॉब कर रहे हैं उन्हीं के लिए बस एनओसी लगेगी। सो फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते। हाँ, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि उनको अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी में रखा जाएगा। और उनका आपकी बार जैसे यूपीएससी में था कि उनको यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यूपी नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहा गया है कि आप या तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी नर्सिंग स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है तो आप फॉर्म फिल को कर सकते हैं और आपको यूआर कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ पे है ऐसा, और ऐसा कुछ है। तो बिल्कुल जितने भी स्टेट हैं सारे कैंडिडेट अदर स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग या तो जीएनएम और 2 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना अनिवार्य होना चाहिए, बाकी वो किसी भी स्टेट के हों। सो फ्रेंड, कई कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जो संविदा कर्मी हैं और जो जैसे एनएचएम द्वारा संविदा जो लगे हुए हैं वो कैसे फॉर्म फिल करें, जबकि कुछ कैंडिडेट का पूछना है कि सर पीएससी सीएससी ऐसे जगह पे लगे हैं जहाँ पर बेडेड हॉस्पिटल्स नहीं है और काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो वो कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसा है कि
सो फ्रेंड्स, हम सीएससी की बात करें तो सीएससी कम जो सीएससी होती हैं, ब्लॉक में जो सीएससी बनी होती है उसमें काफ़ी जगहों पे 50 बेडेड हॉस्पिटल हो चुका है। तो आप अपने ब्लॉक में पता करें कि वहाँ के सीएससी पे कितने बेड का हॉस्पिटल है। अगर जो 50 बेड का हॉस्पिटल है तो आप वहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं और इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी कुछ सीएससी ऐसे रह गई हैं जहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल नहीं है, तो उनके लिए बस प्रॉब्लम है। और ये है कि जैसे कि आपने जिस दिन से रजिस्ट्रेशन आपका जिस दिन इशू हुआ है उस दिन से लेके आपके पास जो बीच का टाइम बचता है, अगर जो आपने तुरंत जॉब करना स्टार्ट कर दिया है प्राइवेट में, तो आपका प्राइवेट का एक्सपीरियंस बन जाएगा। नहीं तो अगर आपका कंट्रोचुअल बेसिस या पर आउटसोर्सिंग बेसिस पे लगा है आपका और 2 साल से, तो आप 50 बेड का हॉस्पिटल का, या तो आप जिस काम जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे 50 बेड होना चाहिए, नहीं तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा है कि आप मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन आज इशू हुआ है और देखो 2 महीने बाद आपका कंट्रोचुअल बेसिस से आप ही संविदा पे आपका नौकरी लग गया और आप करने लगे काम। उसके बाद आपका सीएससी और पीएससी में लग गया जहाँ पे 50 बेड हॉस्पिटल नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आप 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा के लगा देंगे, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बार आएगी, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, एग्ज़ाम पास कर लेंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बारी आएगा, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, जिसमें कि उसे 50 बेड चाहिए और जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो लगाएंगे आप। तो दोनों दोनों का जो इशू डेट है उसमें मैच कराया जाएगा, जो कि आप परमानेंट जॉब नहीं कर रहे हैं बल्कि कंट्रोक्चुअल बेस पे जॉब कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि आप जब जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट का कैसे आपने बनवा लिया है, इस कुछ ऐसा कुछ इशू हो सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, जिनका जो संविदा पे पीएससी पे काम कर रहे हैं और जो सीएचओ हैं वो काम कर रहे हैं, वो परमानेंट जॉब के लिए या तो उनके पास काफ़ी डिस्टेंस होना चाहिए कि हमने 2 साल तक प्राइवेट में काम किया है, बाकी कहीं भी काम नहीं किया, उसके बाद हमने सीएचओ ज्वाइन किया, फिर स्टाफ नर्स ज्वाइन किया, ऐसे कुछ होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आपका जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उस दिन से लेके 2 साल का कम से कम जब आप एक्सपीरियंस किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बनवाते हैं, तो आप कंफर्म हो रहिए कि आप किसी भी जगह पे जहाँ पे आप काम किए हैं या फिर जहाँ से आप बनवा रहे हैं वहाँ पे 50 बेड है कि नहीं है तो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और रजिस्टर्ड है तो आप उसका अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पे अच्छे से आप उसको टाइप करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाएं। और जिन कैंडिडेट सीएससी पे पीएससी पे काम कर रहे हैं, सीएससी पे पहले पता करें कि मेरा 50 ग्रेड है कि नहीं है। और पीएससी पे जिन कैंडिडेट, जैसे कि जो लोग स्टाफ नर्स पीएससी पे काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर जो आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन इशू किया गया उस दिन से 2 साल के बाद आपका जॉब लगा है और अभी आप कार्यरत हैं, तो अब उतने दिन का बीच का आप डिस्टेंस, जो बीच का ड्यूरेशन बच रहा है उस दिन का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा। बाकी फ्रेंड्स, जो भी कन्फ्यूजन है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अभी फॉर्म फिल स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि आपका फॉर्म फिल लास्ट डेट है 14 मई, और जो आपका फीस सबमिशन है वो 7 मई रखा गया, यानी कि फाइनली सबमिशन आपका 14 मई तक आपका फॉर्म फिल होगा। और जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा आपको अपने वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल कैसे करना है बिना गलती किए, और भी जो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। और हम बता दें कि इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका, आप एक बार देख लें कि कास्ट सर्टिफिकेट मेरा कितने से बनता है। 3 साल तक आपका वैलिड होता है कास्ट सर्टिफिकेट, और आप देख लें कि 2022 या 2021 में कब का आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया, इसके अकॉर्डिंग अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं। अगर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट काफ़ी 3 साल से ज़्यादा होने वाला है, कुछ महीने या कुछ दिनों में, तो आप उसे फिर से एक बार नए कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें या फिर उसे रिन्यूअल करवा लें। ऐसा कुछ आप करवा लें, क्योंकि अभी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होना है, उसके बाद पेपर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो कम से कम 6 मंथ तो लगी जाएगा। और फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस का जो होता है वो आप जितने भी हैं ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट एक बार चेक कर लेंगे। बाकी जो भी एससी कैंडिडेट हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट ही 3 साल का मान्य होता है, बाकी डोमिसाइल तो उनका लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उनको है। उसके बाद फ्रेंड, और हम बात करें, तो फ्रेंड्स हम वैकेंसीज और भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो जो ब्लॉकेज रिक्वायरमेंट हो रहा आपका है, नर्सिंग ऑफिसर की जो ब्लॉकेज रिक्वायरमेंट है, और वो उसमें तो यूआर का जो है यूआर नहीं दिया गया है, यूआर कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं रखा गया है, इसीलिए अदर स्टेट के कैंडिडेट ब्लॉकेज नहीं भर सकते हैं, ब्लॉकेज ना भरेंगे। वो जनरल कैटेगरी की जो जनरल रिक्वायरमेंट है उसमें जो यूआर कैटेगरी का 264 पोस्ट है उसमें फॉर्म फिल करेंगे। बाकी जो यूपी के कैंडिडेट है वो ब्लॉकेज के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें ओबीसी की 4 वैकेंसीज हैं और एससी के 78 हैं और एसटी के 25 वैकेंसी रखे हैं, टोटल 107 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड, अदर स्टेट कैंडिडेट वालों को यही है कि वो ब्लॉकेज में ना फॉर्म करें, जनरल रिक्वायरमेंट पे ही फॉर्म फिल करें।
बाकी फ्रेंड्स हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जैसे लिख दिया है कि देखिए यहाँ पे नोट डाउन पे लिख दिया गया कि नोट डाउन द कैंडिडेट विल बी हैव रिव्यू उत्तर प्रदेश इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एट द टाइम फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपने 2 साल जहाँ पे काम किया है वो वैलिड होना चाहिए, 50 बेड का होना चाहिए, और आपने अच्छा सैलरी उठाया वहाँ पे। ऐसा है कि आप अपना जो भी जहाँ से बनवाया वहाँ पे पहले अपना पूछताछ कर लें, उसके बाद ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए, और आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल होना अनिवार्य है। बाकी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फीस में ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस का 2360 रुपये और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1416 रुपये रखा गया है इसमें फ़ीस की। और फ्रेंड इसमें कुछ ज़्यादा आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेंगे। इसी में आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसी में सिलेबस आपको मिल जाएगी। बाकी सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे सैलरी आपको लेवल 7 के अंतर्गत दिया जाएगा। बाकी जो आपको लेवल 7 के 44,900 रुपये है से लेके 1,42,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। बाकी इसमें जो भी सैलरी KGMA द्वारा रहा होगा वो दिया जाएगा आपको सैलरी। सो फ्रेंड्स जो भी इम्पोर्टेंस जानकारी था हमने दे दिया। बाकी जो भी इम्पोर्टेंस जानकारी मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी, और जैसे ही फॉर्म फिल स्टार्ट होगा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है ये आपको हम प्रोसेसिंग बता देंगे। बाकी फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं और अभी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके अभी फॉर्म फिल स्टार्ट होगा, फिर आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, डिक्लेयर के बाद आपका DV प्रोसेस होगा, DV के बाद फाइनल रिजल्ट, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस, पूरे KGMA की भर्ती की प्रक्रिया की जो भी प्रोसेस हैं सारे हमारे चैनल के द्वारा आपको जानकारी मिलती रहेगी ज्वाइनिंग प्रोसेस तक। तो फिर हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।